सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। आज की कहानी एक गरीब लड़की है जो जन्म होते ही मम्मी पापा इस दुनिया से चला गया और वह लड़की लचर हो गई और आनंद आश्रम में दिन कटाने लगी। और जब बड़ी हुई तो उषा हाइट छोटे होने से हर बार उषा गांव वाले हमेशा उसका मजाक उड़ाया करता था। इसी बात का वह लड़की दुखी थी और सबका बात सुन के अपने काम में चला गया। क्यों रुकूं? मुझे बहुत से काम करने हैं, रास्ता छोड़ो मेरा। अरे हम भी तो तुम्हारे काम की ही बात करने आए हैं। मेरे काम की बात मतलब? तुम्हें हमारा एक काम करना होगा जिसके लिए तुम्हें 500 रुपए मिलेंगे। 500 रुपए? मुझे बस यह जोकर नाक और टोपी पहननी है। केवल इतना काम करूंगी तो 500 मिलेंगे। बिल्कुल, तुम ये पहनो तो सही। मासूम रानी जोकर की नाक और टोपी पहन लेती। देखो, मैंने नाक और टोपी पहन ली। अब लाओ मेरे 500 रुपए। हैं। महेश ने अपनी जेब से 500 रुपए निकाल लिए, पर रानी को देने के बजाय उसने नोट अपने हाथ में ऊंचा उठा दिया और बोला, ये लो तुम्हारे 500 रुपए। महेश ने नोट ऐसे रखा कि रानी आसानी से नहीं ले पाती। रानी नोट पाने के लिए कूद रही थी, फिर भी यह नोट उस तक पहुंच नहीं रहा था। क्या हुआ रानी? पैसे ले लो, मेहनत के हैं। मासूम रानी बहुत कोशिश कर रही थी। ऊंची वो छलांग लगाती, उतना ही महेश नोट को ऊपर उछालता। अंततः बेचारी मीना थक गई और सहम गई। महेश कहता है, क्या हुआ? तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? महेश बस बहुत हो गया, इसे अब इतना मत सताओ। हाँ महेश, इससे पैसे दे दो। महेश मीना को पैसे देता है और फिर दोनों वहां से चले जाते मीना आंसू पोंछती है और घर चली जाती है। अगले दिन जब मीना एक घर में काम कर रही होती है, तब उस घर की मालकिन का बड़ा बेटा जोर से अपनी माँ को आवाज लगाता है और हंसने लगता। माँ, ओ माँ, जरा इधर तो आओ। क्या है? क्यों इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? अपनी माँ को मोबाइल पर वीडियो देखता है, जिसके बाद वो जोर से हंसने लगता है। मालकिन मोबाइल लेकर रानी के पास आती है और उसे ये वीडियो दिखाते हुए पूछती है, रानी इस वीडियो में तुम हो ना? रानी जब वीडियो देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब रानी नोट पाने के लिए छलांग लगा रही थी, तब उन तीनों लड़कों ने रानी को पूछे बगैर चोरी छुपे उसका वीडियो ले लिया था और पूरे गांव में वायरल कर दिया था। ये क्या कर रही है रानी तू? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है तुझे देखकर। रानी को यह देखकर बहुत बुरा लगा और मीना रोते हुए अपने घर जाने लगी। तभी उसे वो तीन लड़के अंकित, दिराज और महेश दिखे, जो कि उस पर जोर जोर से हंसने लगे। रानी घर आ गई और फूटकर रोने लगी। गांव में अब ये मजाक का कारण बन गए थे। उससे ये बदनामी सहन नहीं हुई और उसी राह उसने आत्महत्या कर ली। जब अंकित, दिराज और महेश को यह बात पता चली तो तीनों घबरा गए। अरे अब क्या करें? ये बहुत गलत था। हाँ, हम तो सिर्फ मस्ती कर रहे थे, लेकिन ये तो बहुत ज्यादा हो गया। बेचारी रानी को हमारी वजह से जान गंवानी पड़ी। हमें ऐसा मजाक नहीं करना था। अब जो हुआ उसे भूल जाओ। हम लोग आगे से ऐसा मजाक नहीं करेंगे, पक्का। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। एक दिन जब अंकित अपनी बाइक से रात को घर पर लौट रहा होता है, तब अचानक उसकी बाइक बीच रास्ते में खराब हो जाती है। अंकित वाकई में बाइक को चालू करने की पूरी कोशिश में, मगर बाइक चालू नहीं होती। पूरी कोशिश
मगर बाइक स्टार्ट नहीं होती। अरे यार, इस बाइक को भी अभी बिगड़ना था। ऐसा प्रतीत होता है अब यहाँ से पैदल ही जाना पड़ेगा। तभी अंकित के पीछे एक साया गुजरता है। अंकित पीछे देखता है मगर वहां कोई भी नहीं होता। अचानक उसे किसी की रोने की आवाज आने लगी। वो ध्वनि पेड़ के पीछे से आ रही थी। कौन है वहां? लेकिन कोई आवाज नहीं आती। पेड़ की तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचता है, सुबह अंकित की लाश सड़क के किनारे मिलती है। लाश के पास जोकर की नाक मिलती है, जिसे पहनकर जोकर सर्कस करते हैं। अपने दोस्त की मौत की खबर सुनकर महेश और धीराज दोनों भी उदास हो जाते हैं, मगर उदासी के साथ साथ उन्हें बेचैनी और डर भी सता रहा है। धीराज, तुझे क्या लगता है सच में अंकित का एक्सीडेंट हुआ होगा? मतलब तू कहना क्या चाहता है? मतलब अंकित तो बाइक बहुत अच्छे से चलाता है और वो कई बार देर से लौटा है घर। फिर ऐसा हादसा कैसे हो सकता था? उन्हीं को कौन डाल सकता है मेरे भाई? है? हाँ, मगर उसकी लाश के पास जोकर की नाक मिली है। वैसी ही नाक जैसी हमने रानी को पहनाई थी। मतलब तू कहना क्या चाहता है? मुझे तो लगता है कि मतलब तू कहना क्या चाहता है? मुझे तो लगता है कि इस सब के बीच रानी का हाथ हो सकता है। क्या तू भी? मुझे तो इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं होता है। तू भी ऐसी बातों पर विश्वास करना बंद कर दे। चल घर चलते हैं। दोनों अपने अपने घर चाहते हैं। उसी रात महेश अपने घर पर सो रहा होता है। किचन में कुछ बर्तन गिरने की आवाज आती है, जिससे उसी नींद खुल जाती है। मैं पूछता हूँ कौन है? महेश किचन की तरफ बढ़ता है। किचन में जाकर देखता है तो कांच का ग्लास टूटा होता है। वो टूटे हुए गिलास को साफ कर देता है और हाथ धोने के लिए वो नल चालू करता है तो नल में से खून बहने लगता है। तो नल में से खून बहने लगता है। ये देखकर वो पीछे हो जाता है, मगर उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो वहीं गिर जाता है। गिरने के बाद वो जैसे ही ऊपर देखता है तो उसे मीना दिखाई देती। रानी का सफेद चेहरा, काली आंखें, बितरे पाल देकर महेश धर धर कांपने लगता है। रानी धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है और सुबह महेश की लाश पंखे से झूल रही थी। वही महेश की बिस्तर पर जोकर की टोपी मिली। पुलिस ने भी अपने रिकॉर्ड में सुसाइड का केस बना दिया, मगर जोकर की टोपी देखकर धीराज समझ गया कि यह सारा का सारा काम रानी का ही है। धीराज को अपनी मौत सामने देख रही थी। उसे पता चल गया था कि अब उसका नंबर है और रानी उसे छोड़ेगी नहीं, इसलिए उसने खुदकुशी करने की सोच ली। उसी रात सुरेश ने अपने घर के पंखे पर रस्सी बांधी और फांसी का फंदा बना दिया। फिर वो ही फांसी का फंदा अपने गले में डाल लिया और स्टूल को धकेल दिया। कुछ देर बाद सुरेश की आंखें खुली तो वो अपने बिस्तर पर ही था। उसे लगा कि उसने भयानक सपना देखा है। तभी वो अपने बिस्तर से नीचे उतरने लगता है और वो गिर जाता है। तब उसने अपने आप को देखा तो वो हैरान हो गया था। वो एक बौना बन चुका था। ये क्या हो गया मेरे साथ? इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता। तभी वो मीना चुड़ैल आती है। इतनी आसानी से नहीं मारूंगी तुम्हें। तुमने अपना दिल बहलाने के लिए मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया ना। अब मैं खेलूंगी तुम्हारी जिंदगी से। मैंने ही तुम्हें फांसी के फंदे से बचाया। फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कभी मरने नहीं दूंगी। तब से सुरेश एक बौने की जिंदगी जीता है।
अब जिंदगी मानो उसे मौत जैसी लग रही थी। कितनी बार तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की, पर मीना चुड़ैल ने उसे मरने नहीं दिया। मेरे से जाने बहुत बड़ी गलती हो गई, जिसकी सजा मैं भुगत रहा हूँ। पर आप ऐसी गलती मत करना। इंसान की किसी भी दुर्बलता का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना परिणाम ऐसा ही होता है। सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले। आज का कहानी का लेखक नीरज है, जिसका घर बालीपुर गांव में पड़ता है और अपने घर बालीपुर गांव के लिए रवाना होता है, पर वो जंगल में फंस जाता है और रास्ता उसे नहीं पता होता है। पर अपने मन में ही कहता है शायद आज इस जंगल में जिंदा बचूंगा भी नहीं। तभी वो जोर से शोर करता है और कहता है, अरे भाई, कोई सुन रहा है मुझे? मैं इस जंगल में खो गया हूँ। मुझे कोई बताएगा बालीपुर गांव जाने का रास्ता कहाँ से है? कोई सुन रहा है मुझे? नीरज ने अभी अभी अपनी बात खत्म की थी कि अगले ही पल उसे जंगल के एक गोरे से गोरे के हिनहिनाने की आवाज आया, जिसे सुनकर नीरज एक पल के लिए बहुत खुश हुआ लगा था। उसे लगा था कि उसकी आवाज सुनकर कोई उसकी मदद के लिए आ रहा है। लेकिन कुछ पल बाद उसने जो देखा, उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसर एक सरकटा लाश व्हाइट घोड़े पर बैठकर हाथ में तलवार के लिए नीरज के पास आ रहा था। मारने के लिए मुझे मत मारो। दौड़ी चला आ रहा था, जिसे देखकर नीरज का खून सूख गया था। उसकी पैठ जम गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरफ जाए कि तभी अंधेरे में से एक शख्स आया और नीरज को ढाका दिया और उसे जमीन पे गिरा दिया। फिर वो शख्स अपनी जेब से एक ताबीज निकाल और सरकते लाश को दिखाने लगा। ताबीज को देखकर घोड़ा एक पल में ही आपस मुड़कर जंगल में गायब हो गया। इधर नीरज भी डर के मारे बेहोश हो गया था। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वो एक पुरानी घर में था। उसने उठते ही सबसे पहले अपने सिर को छुआ और खुद को ये यकीन दिलाया कि वो अभी जिंदा है, कि तभी एक शख्स राज के लिए चाय ले कर आया। लीजिए, चाय है, गरम है। वैसे आप तो कॉफी वाले होंगे ना? नीरज ने उस शख्स को पहली बार देखा था और ऐसे देखी जा रहा था जैसे पहले कभी कोई इंसान ना देखा हो। क्या हुआ? पहले कभी कोई जिंदा इंसान नहीं देखा क्या? कल रात मुझे बचाने वाले तुम ही थे। हाँ, मैं ही था और मेरा नाम राहुल है। मैं इस बालीपुर गांव का रहने वाला हूँ और मैंने ही आपको इस केस के सिलसिले में यहाँ बुलाया है। अरे तो मुझे लेने क्यों नहीं आए? खामखा मुझे उस जंगल में मरने के लिए छोड़ दिया था। पता भी है वहां पर मुझ पर हाँ, तुम पर एक सिरकटे भूत ने हमला किया था। तुम्हें कैसे पता? इस मामले को सुलझाने के लिए ही तो मैंने आपको बुलाया है। देखो, मैं पैरानॉर्मल विषय का स्टूडेंट हूँ, कोई तांत्रिक या गोरी नहीं हूँ जो मुर्दे से पूछकर उन्हें मुक्ति दिला दूं। देखो, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वापस जाना है। और जो मैंने एडवांस दिया था उसका क्या? एडवांस की बात सुनकर नीरज चुप हो गया, पर इससे पहले वो कुछ कहता तभी राहुल के पास रोते हुए एक लड़का आया। राहुल भैया, पापा को उसने मार दिया। फिर पापा को उसने मार दिया राहुल भैया। ये सुनते ही किशोर उल्टे पैर उस लड़के के साथ तोड़ पड़ा और उसके पीछे पीछे नीरज भी। नीरज जगह पर गया तो उसके होंठ उड़ गया। जमीन पर एक सिरकटी लाश पड़ी हुई थी और इस लाश के आसपास उसके परिजन बिलक बिलक कर रो रहे थे। तभी गांव के मुखिया ने कहा, ये इस गांव की 30वीं लाश है अतारण। इस गांव की 25वीं लाश है। पता नहीं वो सरकाटे हमसे क्या चाहती है। आधा गांव तो उस सिरकटी लाश के डर से गांव छोड़कर चला गया है। अब जो बच गए हैं उन्हें वो सरकटे एक एक करके मारती जा रही। मुखिया की बात सुनकर नीरज ने सबके सामने मुखिया से कहा, उसे मुक्ति चाहिए और वो मुक्ति के लिए तड़प रहा है और वो ये सब किसी के कहने पर करता है। कोई तो है जो उसकी आड़ में अपना बदला निकाल रहा है। नीरज की वह राजा ने यह बात सुनी और उसे बुरा लगा। तभी मुफुंखिया ने राहुल पर गुस्सा करते हुए कहा, है ईश्वर, तुम ये शहर से किन पागलों को गांव में बुला लेते हो? और अगर बुला भी लेते हो तो अपने घर में रखा करो। इन्हें समझाओ कि गांव के मामलों में दखल ना दे, क्योंकि इन्हें कुछ पता तो होता नहीं है और प्री फोकट का ज्ञान बांटने चले आते हैं। मुखिया कहे तो राहुल से रहा था और उसकी बातें और उसका गुस्सा नीरज के लिए थी। मुखिया सबको सुनाता हुआ वापस जा ही रहा था
कि तभी नीरज ने सबको सुनाते हुए कहा, हैं, मैं कोई पागल नहीं हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से उस सिरकटी लाश को देखा है, उसका सामना किया है, और जिस पल वो मुझे मारने आ रहा था उसके हाथ में तलवार पकड़ी नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में वो तलवार बांध दी गई थी। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये काम किसी और का। नीरज की बात सुनकर सभी गांव वाले दंग थे कि तभी मुखिया ने नीरज से फिर पूछा, है क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत है, या फिर तुमने गांव में आने से पहले ही एक कहानी बना ली थी? सबूत का नाम सुनकर नीरज चुप हो गया। उसने अपनी गर्दन झुका ली। नीरज को चुप देखकर मुखिया मुस्कुराता हुआ चला गया और गांव वाले भी अपने अपने घर जाने को ही थे कि तभी नीरज ने सबको सुनाते हुए कहा, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस गांव में मौतें होती रहेंगी और फिर एक दिन आएगा जब इस गांव में एक भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा। पर गांव वाले नहीं रुके और अपने घर चल दिए। दिन में अब शाम का रंग घुलने लगा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक 10 साल का लड़का दरवाजे पर खड़ा नीरज को देख रहा था। नीरज ने उसे अपने पास बुला लिया। दरअसल वो लड़का अपने बाप की मौत की कहानी नीरज को बताने आया था। भैया, पापा तो ये गांव छोड़कर जाना चाहते थे और ये बात पापा ने सिर्फ मुखिया को बताई थी और किसी को नहीं बताई। और फिर जैसे ही हमने जंगल में कदम रखा, वो सिरकटी लाश अंधेरे में से निकली और पापा का सिर मेरे सामने काट दिया। इतना कहकर वो लड़का रोने लगा, पर इससे पहले नीरज उसे चुप करा सका। दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। इतना कहकर वह लड़का रोने लगा, पर इससे पहले नीरज उसे चुप करा चुका था। दरवाजे पर एक और दस्तक हुई। गांव के बहुत सारे लोग के नीरज पास अपनी कहानी बताने आए थे और उन सबकी कहानी में मुखिया का जिक्र जरूर था। सारी कहानी सुनकर नीरज ने सोचा, नीरज को भी मुखिया पर ही शक था, इसलिए उसने सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए। इसलिए वह भी गुस्से में मुखिया के घर की ओर चल दिया। सब लोग अभी मुखिया के घर से कुछ दूर ही थे। तब भी सबने मुखिया को घर से दौड़कर बाहर आते देखा। वह अपने पसीने में लथपथ था। उसके चेहरे का डर साफ दिखाई दे रहा था, जिसे देख गांव वाले डर गए थे। पर तभी गौर करने पर नीरज ने देखा कि मुखिया दौड़ता हुआ उसे कुछ बताने आ रहा था। बात बताने के लिए मुखिया दौड़ता हुआ आया और मुखिया का सिर एक झटके में अलग कर दिया और अगले ही पल सफेद धुआं उठा और वो लाश घोड़े के साथ ही गायब हो गई। कुछ जंगल की ओर चल दिया। बीच जंगल में पहुंचकर उसने फिर से चिल्लाया, ले मार मुझे, मैं अकेला आया हूं इस बार। कहां है तू? सामने क्यों नहीं आता? नीरज के कहते ही घोड़े की हिनहिनाहट सुनाई दी। सुनकर नीरज का गला डर से सूखने लगा। फिर वो सिरकटी लाश जंगल से निकलकर सामने आई, पर उसने नीरज को कुछ नहीं किया। नीरज ये देखकर चौंक गया था कि तभी सिरकटे के पीछे से राहुल आया। उसके चेहरे पर खुशी थी। क्या हुआ नीरज? तुम डरो मत, मेरे बिना ये तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, इसलिए बुलाया। गांव वाले सारी जमीन तुम्हारे नाम कर दें। अरे वाह नीरज, तुम तो मेरी उम्मीद से ज्यादा समझदार निकले, जो गांव वालों को एक साथ इकट्ठा करके मेरे पास ले आए। इसलिए भला इसी में है कि चुपचाप अपने सारी जमीन मेरे नाम कर दे। अगर नहीं कर तो मैं इस लाश को हुक्म दे दूंगा और ये कुछ ही मिनटों में तुम सबको मौत के घाट उतार देगा, समझे? राहुल, शायद तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। मैंने कहा कि तुमके सोने के बाद मैंने तुम कर ग्रह ही तलाशी ली थी और उस तलाशी में मुझे तावीज के साथ इस लाश का सिर भी मिला, जिसे हुक्म देकर तुम अपना रास्ता साफ करते हुए आ रहे हो और वो मुक्ति पाने के लिए तुम्हारा हर कहा मानती आई है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि वो कटा हुआ सर इस वक्त मेरे पास
है अब सीधे। फिर अपने इस कान को अपनी रीढ़ की हड्डी से अलग कर लें। इतना कहने के बाद नीरज ने अपने पास पड़ा पैकेट उठाया और उसमें से कटा हुआ सिर निकालकर सभी ग्राहकों को दिखाया। सिर देखते ही सभी ग्राहक चौंक गए, क्योंकि कटा हुआ सिर बाली का था, जो राहुल का पिता था। हाँ अच्छा, तुम दोनों पिताओं की यह सब बकवास क्या थी? हाँ, क्योंकि ये गांव हमारा था। मेरे परदादा की एक गलती के कारण ही तुमने इस गांव की जमीन भीख मांगकर प्राप्त की थी, और जब मेरे पिता ने वह जमीन वापस लेनी चाही तो तुमने उन्हें मार डाला। तो मैंने कसम खा ली, मैं अपने पंखों की जमीन वापस लेने जा रहा था। भले ही इसके लिए मुझे किसी सीमा को पार नहीं करना पड़ा, लेकिन मैंने अपने पिता का सिर काट दिया और उनका अंतिम संस्कार करने से पहले अपने पास रख लिया। मैं जानता था कि बिना सर के और काले जादू की मदद से मैंने गांव में फिर खौफ फैलाया। जिसी पर भी मुझे शक होता क्या, जिसकी जमें मुझे मिल जाती मैं उसे मर बचा देता था। मैंने इस नीरज को भी इसीलिए गांव में बुलाया था, ताकि मैं तुम सब गांव वालों को ये यकीन दिला सकूं कि सरकटी लाश का कोई इलाज नहीं, पर इस नीरज ने तो पूरा खेल भी बदल दिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा कमीने। इतना कहकर राहुल नीरज को मारने के लिए उत्सुक की तरफ बढ़ा था कि तभी नीरज ने सिर कती लाश के सिर से कुछ कहा, और अगले हो पल घोड़ा फिर से ही नहीं और लाश सीधा राहुल का सिर कलम करने के लिए चल दी, जिसके डर से राहुल अंधेरे में ही जंगल में बाढ़। पापा, मैं आपका बेटा राहुल हूँ। मैं राहुल हूँ पापा। पापा मुझे मत मारिए। बड़ा राहुल चिल्ला चिल्ला कर कह जा रहा था, और कुछ देर बाद एक चीख पे साथ राहुल आज किशोर की आखिरी चीख ने पूरा जंगल दहला दिया। किशोर के बाप ने अपने ही बेटे का सिर कलम कर दिया था। किशोर के मरने के बाद राज ने कटे हुए सर को भी आग के हवाले कर दिया, जिससे उसे मुक्ति मिल गई, और गांव वाले भी हमेशा हमेशा के लिए उस आतंक से आजाद हो गए। दोस्तों, यह कहानी से क्या सीखा मिला? जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। यह कहानी में आप लोग देख चुके हैं कि कैसे राहुल का पिता अपने बेटा को सरकटा का रूप में मार डाला। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लालच बुरी बाला है। अगर हमारे चैनल पे घूम फिर के आ चुके हैं तो आप लोग डरना जरूरी है। चैनल का फैमिली बनके छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ऐसा ही मजेदार हॉरर स्टोरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, बस उस सब्सक्राइब बटन को दबाना है। बस इतना सा काम करना है आपको, और लगे हाथों बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आते ही आपको सबसे पहले पता चले।